जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। आइए आज के विषय को जानने का प्रयास करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? विषय का पहले नाम जानते हैं। इसका नाम है पहली बार कथा अगर करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप पहली बार कथा करने जा रहे हैं, कथा कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी भागवत हो, श्री राम कथा हो, श्री शिव पुराण हो, श्री देवी भागवत हो, कोई भी कथा अगर आप करने जा रहे हैं, पहली बार आप कथा करने जा रहे हैं, तो आपको जो हम आगे बातें बताने जा रहे हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहें गुरुजी इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ये जरूरी है? देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये मकान है, ये आपका मकान है, ये मकान की छत है, ये छत है और ये मकान के पिलर्स हैं। आपने छत में खूब खर्चा किया, बहुत अच्छे से इसको बनवाया, इसमें अच्छे कारीगर लगे, अच्छे से इसको निर्मित कर दिए। लेकिन जो ये पिलर्स हैं, पिलर्स में आपने उतनी दिलचस्पी दिखाई इसको बनवाने में, न आपके कारीगरों ने। तो भले ही आपका ये पोर्शन स्ट्रांग है, लेकिन अगर ये पोर्शन यानी पिलर्स इसके स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, ये एक दिन ये नीचे आकर गिर ही जाएगा। तो जो हम ये बातें बताने जा रहे हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो दे आर्स पिलर्स ऑफ स्पोक्स मैन, अर्थात ये बातें भागवत प्रवक्ता के लिए, एक प्रवक्ता के लिए, भागवत न कहें एक कुशल वक्ता के लिए पिलर्स का काम करेंगी। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बातें कौन कौन सी हैं। एक छोटी छोटी बारीक बातें हम समझेंगे। एक बारीक बातें ही बहुत इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप पहली बार कथा करने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, जो आपका नोट्स है, आपका जो नोट्स है इसको तैयार करके जाएं। नोट्स तैयार करें। अब नोट्स आपको कहाँ काम आने वाला है ये समझिए। मान लीजिए है आपकी व्यासपीठ, यहाँ आप विराजमान हैं, यहाँ एक छोटा, ये बड़ा सा पटा रखा जाता है, पटा या छोटा तखत का रूप कह सकते हैं, कोई सिंहासन कह सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति और भागवत जी की पुस्तक। भागवत जी अगर कर रहे हैं तो भागवत जी की पुस्तक, श्री राम कथा कर रहे हैं तो रामायण जी की, शिव पुराण कर रहे हैं शिव पुराण की, जिनकी भी कथा कर रहे हैं तो वो पुस्तक यहाँ आपको रखनी चाहिए। यहाँ आप विराजमान हैं, तो विराजमान होने के साथ साथ यहाँ आप अगर ऐसे ही बैठ गए और सपोज दैट अगर आपको कोई प्रसंग भूल गया, अब मान लीजिए आप नारद भक्ति संवाद की व्याख्या कर रहे हैं और ऐन वक्त पर, उसी अवसर पर कुछ भूल जाता है कि आखिर प्रसंग कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ विराम करना है, ये बातें अगर भूल जाती हैं, फिर आप यहाँ क्या करेंगे? फिर आप यहाँ फंस सकते हैं। इसलिए उचित यही होगा कि आप वहाँ अपना नोट्स, अपने सामने अपना नोट्स, जो भी कुशल वक्ता होते हैं आप उनको देखे होंगे, जब किसी वक्ता का अगर आप वक्तव्य सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो बोल रहे हैं और बोलते बोलते थोड़ा सा 1-2 सेकंड का गैप लेते हैं और तुरंत नीचे देखते हैं कि हाँ ये बोलना है। क्यों? क्योंकि देख लेना बेहतर है इसकी अपेक्षा कि अगर आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग आपको सुनेंगे, न केवल सुनेंगे, आपकी कही गई बातों का अपने जीवन में अनुसरण भी करेंगे। इसलिए कुशल वक्ता का ये लक्षण है कि वो अपना नोट्स तैयार करके जाएं और उचित बातों को ही वहाँ बताएं। आइए दूसरी बात हम समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरी बात क्या है। दूसरी बात है तैयारी करके जाएं। अब समझेंगे इसको, तैयारी करके जाएं।
तैयारी करके जाने का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग इतना कॉन्फिडेंस होते हैं, इतना आत्मविश्वास भरा होता है। हम हर वीडियो में कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास ये बहुत घातक हो जाता है। कुछ लोगों में हमने पाया, हमसे कनेक्ट करते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारी पहली कथा है। हम उनको अच्छे समझाते हैं कि बेटा आपकी पहली कथा है, इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाएं। लेकिन कहते हैं गुरुजी हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। तो अब क्या ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की? लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो आप व्यासपीठ पर मात खाने वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत से वक्ता ऐसे हैं, व्यासपीठ पर जाते हैं, वहाँ भूल जाते हैं, उनको विस्मरण हो जाता है कि क्या बोलना चाहिए, फ्लो में नहीं बोल पाते, रुकते हैं, बहुत पोज लेते हैं। पोज लेना चाहिए, रुक के बोलें, अच्छा लगता है ऐसे में। लेकिन ज़्यादा पोज की आप बोल रहे हैं कुछ भी, आप भागवत महात्मा का वर्णन कर रहे हैं, सबका फ्लो बना है, सब आपकी ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अब आप महाराज जी कुछ बोलने वाले हैं, और महाराज जी इतने में भूल गए। भूलने का कारण यही है कि महाराज जी ने तैयारी नहीं किया या प्रैक्टिस करके नहीं गए। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपने साल भर खूब पढ़ा है, खूब प्रैक्टिस की है, ये अच्छी बात है। लेकिन कथा की, मान लीजिए कथा आपकी पहले दिन की कथा है, फर्स्ट डे वाली अगर आपकी कथा है, उसमें जो रात्रि का आपको समय मिलता है, रात्रि का जो आपको समय मिलता है, इसमें आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। रात्रि के समय आप भले ही 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको समय मिले, आप इसमें प्रैक्टिस करके जाएं कि हमको कल इन बातों को बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यही कुशल वक्ता के लक्षण होते हैं। पहली बार जो कथा करने जाते हैं उनको इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमने यूट्यूब पर नहीं देखा कि कोई ये बताएं, ये तो मान लीजिए कोई बता देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताते हैं कि जो इसका पिलर्स है, जो स्तंभ है, वो आखिर क्या है। पहले ही गए और पहले ही ना नोट्स लेकर गए, ना तैयारी करके गए, और वहाँ भूल गए तो क्या होगा? जब वहाँ आप भूल गए तो आपका आत्मविश्वास एकाएक ऐसे डाउन हो जाता है कि आप अगर कुछ आपको याद भी है तो आप ना तो उसको बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास हमारा नीचे गिर चुका होता है। और इसमें आत्मविश्वास, बोलने में आत्मविश्वास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए कहते हैं तालियां बजाइए। ताली क्यों बजवाते हैं? ताकि जो वक्ता हैं उनका आत्मविश्वास बना रहे, इसलिए ताली बजवाते हैं। नहीं तो ताली तो हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, उनसे भी बजवा सकते हैं, पैड आता है उससे बजवा सकते हैं। लेकिन जब श्रोता होते हैं उनसे क्यों बजवाते हैं? ताकि जो वक्ता बोल रहे हैं तिनका आत्मविश्वास घटे ना, और जब आत्मविश्वास घटेगा नहीं तो अच्छी अच्छी बातें बता के जाएंगे, और जब आत्मविश्वास घट जाएगा तो क्या होगा? वो अगर अच्छी बातें बताना भी चाहेंगे तो आएगी ही नहीं, जहन में नहीं आएगा, मस्तिष्क में कुछ आएगा नहीं, तो क्या बताएंगे? ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आप कहीं गए और वहाँ आपको कोई सुन नहीं रहा, हर कोई इग्नोर कर रहा है, तो आप चाह के भी अच्छी बातें नहीं बता सकते। अच्छी बातें क्या, आपका जो गला है स्वतः ही बेकार हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा, कुछ आप बोल नहीं पाएंगे। वहीं आप अगर आपका गला कुछ खराब भी है लेकिन सुनने वाले अच्छे मिल गए, तारीफ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब का फंडा क्या, जिस दिन आप अच्छी तारीफ कर देते हैं, अच्छा अच्छा कुछ बता देते हैं, गुरुजी हमको सब समझ में आ रहा, तो हम दूसरे दिन और उत्साह के साथ करते हैं। और अगर किसी दिन ऐसा हुआ कुछ अनैतिक चीजें हो गई तो फिर आपको झलकता है कि हाँ गुरुजी आज कुछ घटना घटित हुई है आपके साथ। ये स्वतः है, ये हम चाहें कि नहीं ऐसा प्रभाव ना पड़े, लेकिन वो पड़ता ही है। या तो इग्नोर करें, या तो अगर सामने आ गया तो फिर वो पड़ता ही है। इसलिए याद रखें, तैयारी करके जाना है, अपना स्वयं का नोट्स बना के जाना है। तीसरा क्या है? श्लोक पढ़ के जाएं। श्लोक, अब श्लोक पढ़ना क्यों जरूरी है? आप कहेंगे गुरुजी नोट्स में श्लोक लिखा हुआ है तो हम श्लोक क्यों पढ़ें? देखिए, मान लिया नोट्स में आपके श्लोक लिखा है, लेकिन अगर आप श्लोक बार बार देखकर बोल रहे हैं, ऐसा आप श्लोक को तैयार करें, भले ही श्लोक याद ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं होती है कि अगर श्लोक याद हो जाता है तो सोने में सुहागा है, लेकिन अगर याद नहीं होता है तो ज़्यादा प्रेशर अपने को नहीं लेना है।
आप श्लोकों को इतनी बार पढ़ के जाइए कि अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको फिर दोबारा देखने का ना हो कि नहीं दोबारा भी आप उसको देख रहे हैं। एक बार आपने देखा तो बस उतने में आपका काम हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम श्लोक पढ़ के नहीं जाते, केवल नोट्स से ही पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं, तो क्या होगा, हम देख कर ही पढ़ रहे हैं, उसी में क्वा सुधा, क्वा कथा लोके, क्वा काचा, क्वा मणिमहार, उसमें बार बार देख रहे हैं। इससे क्या होता है, इम्प्रेशन हमारा प्रभावित होता है, खराब होता है। जो देखने वाले होते हैं तो फिर वो उनमें थोड़ा गलत संदेश जाता है। ऐसा नहीं कि आप देख के नहीं बोल सकते, लेकिन आप स्वयं विचार करिए कि अगर आपके सामने दो वक्ता है, एक वक्ता कैसे है कि बिना देखे धड़ाधड़ श्लोक बोल रहे हैं, एक वक्ता ऐसे हैं कि वो अगर भजन भी उनको बोलना है तो देख देख कर वो भी एक टकी निहार रहे हैं। देखना और एक टकी देखना, इनमें दोनों में अंतर होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, श्लोकों को पढ़ कर जाएंगे अच्छे से, तो आपको एक टक नहीं निहारना पड़ेगा। आपको केवल क्या करना पड़ेगा, एक बार आपने इसको देख लिया, एक पैनी नजर आपने मार ली, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा श्लोक है, आप उसको बोल पाएंगे। तो यहां मान लीजिए ये वक्ता कैसे हैं कि ये श्लोकों को बेहतरीन ढंग से वो भी बिना देखे बोलते हैं, और वहीं ये ऐसे हैं कि बिना देखे नहीं बोल पाते। तो स्वतः ही है एक कि आप इनकी ओर प्रभावित होंगे, कहेंगे कि नहीं ना, ये बिल्कुल पढ़ के आए हैं, ये विद्वान हैं, इन्होंने अच्छे से गहन अध्ययन किया होगा, इसलिए हम इन्हीं की तरफ जाएं। और आपको भी पता है, हमें भी पता है, किसी मनुष्य की पूजा नहीं होती है, उसके ज्ञान की पूजा होती है। जैसे होता है कि यहाँ एक 5 वर्ष का एक बालक और यहाँ एक 50 वर्ष की हैं, तो अगर 5 वर्ष वाले के पास ज्ञान अधिक है तो लोग इन्हीं के पास जाएंगे और इन्हीं को देख करके प्रणाम करेंगे, और अगर इनके पास ज्ञान नहीं तो इनके पास नहीं जाएंगे। अर्थात यहाँ न उम्र की पूजा होती, न मनुष्य की पूजा होती। पूजा होती है तो ज्ञान की पूजा होती है, और ज्ञान कब आता है, जब आप अभ्यास करते हैं। इसलिए याद रखें, पहली कथा है तो श्लोकों को पढ़कर आप जाएं। आइए चौथा जानते हैं कि उचित वस्त्रों का चुनाव करें। ये अंतिम और महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने 2-3 तरह के वक्ता देखे होंगे। एक वक्ता ऐसे होते हैं जिनका वस्त्र साधारण रहता है। साधारण का अर्थ क्या होता है कि एक कुर्ता आपने पहन लिया, अगर बहुत है तो आपने एक माला पहन ली, कोई भी माला हो सकती, तुलसी की माला हो सकती। आजकल तो तुलसी की एक बहुत अच्छी माला आती है, उसमें हनुमान जी की एक प्रतिमा बनी होती है, या और तिलक लगा हुआ होता है बढ़िया से, और हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कि एकदम पहने हुए हैं। एक घड़ी पहन लिए तो ठीक है, नहीं वो भी नहीं पहने होते हैं, बहुत हुआ एक कलावा पहन लिए, नॉर्मल होता है, नीचे धोती पहन लिए। ये इसको कहते हैं साधारण और बहुत ही उचित वस्त्र। और कुछ लोग ऐसे, दूसरे वक्ता ऐसे हैं कि वो ऐसा पहन लेते हैं, एकदम भयंकर माला पहन लिए तो माला ही माला से ढक गए, कि एकदम माला ही माला, माला ही माला। बुराई नहीं है, लेकिन जो आप साधारण वस्त्र में आप जाते हैं कथा करने, तो यहाँ ये महसूस होता है, ये आभास होता है कि नहीं, ये जो कुछ नहीं है, ये विद्वत है। आपने जो जितने भी बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा, तो उनको आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एकदम पूरा हाथ में, यहाँ तक हमने एक जिनको देखा, यहाँ से यहाँ तक पता नहीं क्या पहन के रखे थे, यहाँ से यहाँ तक पता नहीं क्या क्या पहन के रखे थे। वो देखे अनैतिक लगता है, वो जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं अशोभनीय लगता है। हो सकता है कहीं वो अच्छा लगता हो, लेकिन जो व्यासपीठ की गरिमा होती है ये उसके विरुद्ध होता है। हर चीज हर जगह के लिए नहीं होती है, हर स्थान के लिए एक उपयुक्त बातें ही अच्छी लगती, वहाँ वो चीज़ें करी जाएं तो ही अच्छा लगता है। तो सिंपल सा वस्त्र आपको ध्यान लेके चलना है। आराम से सिंपल सा कुर्ता है, वृंदावन वाला कुर्ता, कहीं से कोई भी कुर्ता पहने, फैंसी पहने, साधारण पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधारण कुर्ता पहन लें, धोती पहन ले। धोती के साथ आप अगर चाहते हैं कि माला पहने तो एक अधिकतम 2, इससे ज़्यादा नहीं। वस्त्रों में विशेष ध्यान रखना है, एक माला अधिकतम 2 माला पहन ले। घड़ी आप पहन लें आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर चाहें तो यहाँ तुलसी की माला, या फिर कुछ ना पहने तो भी चलेगा, लेकिन अगर पहनना है कि नहीं इस हाथ में पहनना है तुलसी की माला,
ये चुल्ला उल्ला तो बिल्कुल पहन के मत जाइएगा कि अक्षय कुमार दिखने का प्रयास करें कि नहीं हम चुल्ला पहन के जाएंगे अक्षय कुमार दिखेंगे, ये बिल्कुल ना करिएगा। यहाँ आप चाहे तुलसी की माला आराम से पतली छोटी वाली वो पहन सकते हैं, या फिर आप कलाबा यहाँ बांधना चाहें तो वो बांध सकते हैं। एकदम साधारण, ये साधारण है, इससे आपको 2-3 फायदा होंगे। पहले तो देखने में लुक भी आपका अट्रैक्टिव लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जब मंच में बैठेंगे तो आपको कंफर्ट फील होगा, ज़्यादा कोई भारी भरकम रहेगा नहीं, तो आपको हाँ अच्छा लगेगा। जब आप साधारण वस्त्र पहनेंगे तो आप 3-3 घंटा 4-4 घंटा आराम से आप बोल पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इन 4 बातों को आप नोट कर लीजिए, नोट्स तैयार कर रखें, तैयारी करके जाएं। श्लोक पढ़ के जाना चाहिए और उचित वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अगर हमें कुछ और बातें आपकी याद आएंगी कि और कुछ ऐड करवाना है तो हम इसमें ऐड आपको करवाते रहेंगे, क्योंकि ये मोस्ट है। इसमें जितनी वीडियो बना दी जाए, जितना इसमें प्रसंग बता दिया जाए वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत गहन बातें होती हैं और अगर इन बातों का हम अनुसरण नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है, पहले ही मात हो जाती है। अगर हम प्री में ही अनसक्सेस हो गए तो फिर हम मेंस या इंटरव्यू कैसे दे पाएंगे। आइए एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का सत्संग का व भागवत की भजनों का संपूर्ण एक नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवा दिया है? नोट्स। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त होता है। पीडीएफ आप लोग समझ रहे होंगे पीडीएफ का क्या अर्थ है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस नंबर में, नंबर क्या है 8269386376, इस नंबर में आपको कॉल कर लेना है। आपको और गहन जानकारी भी दी जाएगी और अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो आप इस नंबर में कॉल करके नोट्स प्राप्त भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें मशक्कत आपको नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस मतलब आपको इसका शुल्क जमा करवाना है। शुल्क आपको नंबर में जब आप कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा। शुल्क आपको जमा करवाना है। शुल्क जमा करवाने के बाद आपको नोट्स तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको आपके मोबाइल नंबर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। और जो 4 बातें बताएं बिल्कुल इसको पहली कथा में, पहली क्या हमेशा इनको आप फॉलो करके जाएं, लेकिन अगर पहली कथा में किसी ने अच्छा कर लिया तो फिर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, फिर हमारा वो रिदम बन जाता है, हम सदैव अच्छा ही करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशन गड़बड़ हो गया तो फिर वो गड़बड़ होता ही जाता है। इसलिए पहली कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे पहली कक्षा महत्वपूर्ण होती है वैसे ही पहली कथा भी महत्वपूर्ण होती है। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।